मैं एक पाकिस्तानी जासूस। दिल्ली और अहमदनगर में कई मिशन मुकम्मल करने के साथ साथ गोरखपुर का खुफिया हवाई अड्डा तबाह कर चुका हूं और अपने कोरियर की गद्दारी की वजह से DMI की हिरासत में हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं भारतीय खुफिया एजेंसी की हिरासत में था। मुझसे तफ्तीश का आगाज हो चुका था और जाहिरी तौर पर मैंने उनके साथ ताउन करने की यकीन दहानी करवा दी थी। 3 अफसर मुझसे पूछगिछ कर रहे थे। मैंने उनसे दरखास्त की कि मेरे कपड़े और जूते मुझे लौटा दिए जाएं। चंद मिनटों में ही मेरा लिबास और जूते मुझे मिल गए, जिन्हें मैंने उनकी इजाजत से कमरे के कोने में जाकर पहन लिया। फिर पानी, चाय और बिस्किट आ गए। उन्होंने मुझे मेरा सिगरेट का पैकेट और लाइटर भी लौटा दिया। चाय पीने के बाद बीच वाले ने, जो यकीनन उनका सीनियर था, सवालात का सिलसिला शुरू किया। उसने पूछा नाम। मैंने अपना सही नाम बता दिया। सवाल हुआ मजहब। मैंने कहा मुस्लिम। उसने पूछा कौमियत। मैंने कहा पाकिस्तानी। सवाल हुआ किस एजेंसी के लिए काम करते हो। मैंने कहा मुझे इल्म नहीं, क्योंकि मैं सिविलियन हूँ और मुझे ये बताया ही नहीं गया कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। पूछा गया पाकिस्तान से राब्ते का जरिया। मैंने कहा कोरियर जिसने आपको मेरे मुतालिक मुखबरी की। उसने पूछा पहले क्या करते हो। मैंने कहा तरबेला में PRO था। उसने पूछा इस इदारे में कैसे आए। मैंने कहा सुकूत ढाका के बाद जज्बात पर काबू न रख सका। उसने पूछा किसके जरिए राब्ता हुआ। मैंने कहा एक कर्नल दोस्त के जरिए। उसने पूछा तरबियत कहाँ पाई। मैंने कहा लाहौर में। सवाल हुआ किस रास्ते से भारत में दाखिल हुए। मैंने कहा वही रास्ता जिससे कोरियर आता है। मेरे इस जवाब पर सीनियर ने सख्त अल्फाज में कहा नेम इट। मैंने जवाब दिया मंडी सादिकगंज से भारत में हनुमानगढ़ स्टेशन तक। उसने पूछा यहाँ कितने अरसे से हो। मैंने कहा तकरीबन 2 साल से, और इसकी तस्दीक आप कोरियर से भी कर सकते हैं। उसने पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारा कोरियर हमारी हिरासत में है। मैंने कहा जहाँ पर मुझे आज गिरफ्तार किया गया उस जगह, दिन और वक्त का इल्म सिर्फ कोरियर को ही था। उसने पूछा रिहाइश कहाँ है। मैंने कहा अलीगढ़ में। सवाल हुआ अपने महकमे के अफसरान के नाम बताओ। मैंने कहा मुझे किसी के नाम का इल्म नहीं, हत्ता कि अपने महकमे के नाम से भी नावाकिफ हूँ। जिन्होंने तरबियत दी थी उन्होंने भी अपने सही नाम नहीं बताए। आपकी तरह वहाँ भी कंपार्टमेंटेशन पर सख्ती से अमल किया जाता है। उसने पूछा हमारे मुतालिक क्या जानते हो। मैंने कहा मुझे यकीन है कि आप DMI से हैं। उसने पूछा ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया। मैंने कहा मेरी गिरफ्तारी जिस मुनज़्ज़म तरीके से हुई है कोई सिविलियन महकमा इतनी फुर्ती नहीं दिखा सकता। उसने पूछा तुम्हारा मिशन क्या है। मैंने कहा ये सर्वे करना कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के साथ किस हद तक दिली वाबस्तगी रखते हैं और कितने फीसद भारतीय गैर मुस्लिम पाकिस्तान के साथ अमन के ख़्वाह हैं। उसने पूछा तुम्हारे ग्रुप में कितने आदमी हैं। मैंने कहा मैं अकेला हूँ। वो बोला तुम झूठ कह रहे हो। मैंने कहा अगर मेरे साथ कुछ और लोग होते तो मैं लाजिमन आपको उनके मुतालिक बता देता। इस तरह तफ्तीश का बोझ बढ़ जाता। उसने पूछा यहाँ के अखराजात कैसे पूरे करते हो। भारत में किन लोगों से तुम्हारे मरासिम हैं और यहाँ पर कौन से लोग तुम्हारी माली इमदाद करते हैं। मैंने कहा मेरे अखराजात के लिए रुपए कोरियर के जरिए पाकिस्तान से आते हैं। भारत में मुझे कोई माली मदद नहीं देता। इस तरह के बुनियादी सवाल मुझसे 2 घंटे से ज्यादा पूछे गए और मैं उनके गोल मोल जवाब देता रहा। भारतीय अफवाज और असलहे के मुतालिक उनके पूछने पर मैंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ बताया गया है उसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता, और जो कुछ भारतीय दिफाई अफवाज के मुतालिक मेरी मालूमात हैं मैं वो सब आपको बताने को तैयार हूँ। मेरे साथ आज जो कुछ हुआ है उसमें मेरी दिमागी हालत सही नहीं। मुझे लंबे अरसे के लिए जेल भेजने या हलाक करने के लिए आपके पास मेरी बयान की हुई मालूमात ही काफी हैं, लेकिन उन्हें ना तो रिकॉर्ड किया गया और ना ही लिखा जा रहा है। मैंने आपको मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी तफ्तीश किसी और वक्त करें। मैं तो आपकी हिरासत में हूँ। मेरी साइनाइड भरी दाढ़ आपने निकाल ली है। मुझे वक्त दें ताकि मैं ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकूं। अगर दौरान तफ्तीश किसी मौके पर भी आपने महसूस किया कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ तो आपके इख्तियार में है कि जैसा सुलूक चाहें आप मेरे साथ कर सकते हैं। और ये हकीकत भी थी कि मैं बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव में था और संभलने के लिए कुछ वक्त चाहता था। अब तक मैंने जो जवाब दिए थे मैं जानता था
कि उनकी कोई हैसियत नहीं और मुझसे हकीकत उगलवाने के लिए वो मुझ पर बेतहाशा तशद्दुद करेंगे। मैं चाहता था कि मैं ज़हनी तौर पर तशद्दुद सहने के लिए खुद को तैयार कर लूं। उनके सीनियर्स ने मेरी बातें सुनकर कहा, जो कुछ तुमने बताया है वो सरीहन गलत और झूठ है। हमने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने ये समझा कि तुम्हारे सामने वो अहमक बैठे हैं जो तुम्हारी हर बात को सच मान लेंगे। अपने दिमाग से इस ख्याल को ही झटक दो कि तुम हमसे सच्चाई छुपा सकोगे। हम तुम्हें सिर्फ एक मौका और देते हैं और तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करके इससे बेहतर जगह भेज रहे हैं। तुम्हें इतना वक्त भी देंगे कि तुम मेंटली नॉर्मल हो सको। तुम्हारा बयान भी हमारा एक आदमी लिखता जाएगा। आइंदा तफ्तीश के दौरान अगर तुमने गलत बयानी की या कुछ छुपाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ जो सलूक किया जाएगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये कहकर उनके सीनियर ने घंटी बजाई। 2 आदमी अंदर आ गए। सीनियर ने उन्हें मुझे बाहर ले जाने का कहा। वो मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगे तो सीनियर्स ने उन्हें रोक दिया और कहा कि रात के अंधेरे में इसे क्या नजर आएगा, इसके हाथ भी खुले रहने दो। थोड़ी देर तक एक बंद गाड़ी इसे आकर ले जाएगी। कमरे में भी इसे खुले रहने देना, लेकिन 2 आदमी इसकी निगरानी के लिए कमरे में मौजूद रहे। यह हिदायत देकर वो उठे तो मैंने उन्हें कहा कि सर, आपसे दोबारा यकीन दहानी चाहता हूँ कि आपसे भरपूर ताउन के बदले मुझ पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा और आपके इत्मीनान के बाद मुझे रिहाई मिल जाएगी। सीनियर ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लिख कर दूं? जूनियर बोला, मिस्टर, यू हैव नो चॉइस, यू गॉट टू बिलीव अस। ये कहकर वो चले गए। उन 2 गार्ड्स ने मुझे पकड़ा और कमरे से बाहर ले आए। वहाँ 2 और गार्ड खड़े थे। ये चारों मुझे उसी जमीन दोज कमरे में ले आए। 2 गार्ड कमरे के अंदर खड़े रहे और दूसरे 2 गार्ड 2 कुर्सियां ले आए और मुझे फर्श पर बैठ जाने का कहकर वो कुर्सियों पर बैठ गए। मैं फर्श पर लेट गया। जमीन दोज कमरा ऊंची छत की वजह से बाहर की निस्बत खासा ठंडा था। मैंने आइंदा पेश आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया। इसी दौरान मेरी आंख लग गई। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मैं गो सूली के करीब था लेकिन अभी सूली पर चढ़ा न था। सोए हुए मुझे ज्यादा देर न हुई होगी कि झंझोड़ कर जगा दिया गया। कमरे में उस वक्त पहले 2 गार्ड्स के अलावा 4 और आदमी मौजूद थे। नए अफराद में से एक ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे बाजुओं से पकड़कर कमरे से बाहर ले आए। उस जमीन दोज कमरे में तो दिन और रात की तमीज होना ही नामुमकिन था। आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से कमरे से बाहर आकर भी वक्त का कुछ अंदाजा न हो सका। मुझे वो एक तरफ लेकर चले। इस बार मैंने कदम गिनने शुरू किए। 48 कदम गिने थे, जिनमें 2 सीढ़ियां भी शामिल थीं कि वो रुक गए और धकेल कर मुझे जमीन से 1 मीटर बुलंद एक बेंच पर बिठा दिया गया। टटोल कर मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये गाड़ी थी। दरवाजा बंद करने की आवाज आई और गाड़ी चल पड़ी। मुख्तलिफ जगहों पर दाएं बाएं मुड़ते अंदाजन 1 घंटे बाद ये गाड़ी एक जगह रुकी। मुझे गाड़ी से उतारा गया और उतरने से पहले मेरे सर पर एक कपड़ा डाला गया। 30 से ज्यादा कदम चलने के बाद मुझे 1 कदम सीढ़ी चढ़कर चंद कदम के बाद एक जगह रोका गया। सर का कपड़ा और पट्टी हटा दी गई। ये 12x10 का कमरा था जिसमें एक तरफ एक फोल्डिंग बेड और बिस्तर था। हवालात की तरह एक मजबूत सलाखों वाला दरवाजा था और ये दरवाजा एक छोटे बरामदे में खुलता था। कमरे की चौड़ाई से दोनों अतराफ उनसे मिली हुई थी। दाएं जानिब की दीवार में एक लोहे का दरवाजा था। मैं अभी अच्छी तरह से उन दीवारों और कमरे को देख भी न पाया था कि चारों गार्ड सलाखों वाले दरवाजे को लॉक करके दीवार वाले दरवाजे से बाहर चले गए और उसे भी बाहर से बंद करने और ताला लगाने की मैंने आवाज सुनी। कमरे की छत में एक बल्ब लगा हुआ था जिसका स्विच कमरे में नहीं था। कमरे में एक तरफ बगैर दरवाजे का एक टॉयलेट कमरे के बाहरी जानिब बना हुआ था जिसमें देसी तर्ज का फ्लश, लोटा और एक टूटी पानी की थी। टॉयलेट में कोई खिड़की या रोशनदान न था। कमरे में एक जानिब एक पानी से भरा मटका और प्लास्टिक का ग्लास था। पलंग के बिलमुकाबिल फर्श में जड़ी लोहे की एक टेबल और दीवार में जड़ी जंजीर से बंधी लोहे की एक कुर्सी थी जिसे बमुश्किल चंद इंच चारों तरफ सिरकाया जा सकता था। छत पर लगा बल्ब कमरे के आखिरी कोने में था और एक छत का पंखा कमरे के दरमियान में बहुत ऊंचा छत से छूता हुआ लगा था जिसे बेड या टेबल पर चढ़कर भी छुआ न जा सकता था। उस पंखे का स्विच भी कमरे में न था। 4 दीवारी इतनी बुलंद थी कि बाहर की कोई चीज दिखाई न देती। बरामदे की वजह से जब तक फर्श पर इंतहाई झुक कर न देखा जाए आसमान भी नजर न आता। ये थी मेरी VVIP रिहाइश गाह जो ताउन के लिए रजामंद होने के बायस मुझे दी गई थी। मैं बेड पर नीम दराज हो गया। 2 घंटे गुजरे होंगे कि मेरे लिए खाना आ गया। खाना लाने वालों के साथ 2 राइफल बरदार गार्ड थे। कमरे का दरवाजा खोलते वक्त दोनों ने राइफलें मेरी तरफ तान ली। खाना मेज पर रख कर वो वापस चले गए। खाने में चपातियां और दाल थी। ये दोपहर का खाना था। रोशनी से मैंने अंदाजा लगाया कि दिन के 2-3 बजे होंगे। धूप की तमाजत से ये कमरा
कमरा आग हो रहा था और पंखे की हवा उसमें इजाफा कर रही थी। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैंने तफ्तीश के दौरान जो कुछ कहा था उस पर कितना अरसा कायम रह सकूंगा। चाय के कारोबार और बम्बई में सुकूनत की जो कवर स्टोरी पाकिस्तान से रवानगी से कबल मेरे सीनियर्स ने मेरे लिए तैयार की थी, वो आम हालात और महज शक की बिना पर सिर्फ पूछगिछ के लिए ही मौजू थी। लेकिन अपने ही आदमी यानी कोरियर की गद्दारी की वजह से गिरफ्तार होने की सूरत में मेरे पास अपने बचाव या कवर का कोई रास्ता न था। यहाँ पर मैं वाकयात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए 2-3 बातें अर्ज करूं जिनका इल्म मुझे बहुत बाद में या फिर पाकिस्तान वापस पहुंचने पर हुआ। कोरियर की गद्दारी पर मेरा यकीन महज शक की बुनियाद पर न था। जूस की दुकान पर मिलने के दिन और वक्त का सिर्फ मुझे और कोरियर को ही इल्म था। मुकर्रर वक्त पर मेरे वहां पहुंचते ही चारों अतराफ से मुझ पर DMI के आदमी इस तरह टूट पड़े जैसे उन्हें मेरे मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर पहले ही ब्रीफ किया जा चुका हो। हनुमानगढ़ के रास्ते से आने वाला कोरियर मुझे मिलने के दिन से 2 रात कबल बॉर्डर क्रॉस करता था। ये भी मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फौरी तौर पर उसे भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया हो और तफ्तीश और तशद्दुद को बर्दाश्त न करते हुए उसने मेरे मुताल्लिक सब कुछ उगल दिया हो। पाकिस्तान वापस पहुंचने पर मुझे बताया गया कि कोरियर को ऐसी सूरत दरपेश आने पर यह बताने की हिदायत की गई थी कि वो दिल्ली में किसी भी जगह का नाम बता दे जहां पर मुकर्रर वक्त पर उसे डाक का पैकेट रख देना और पाकिस्तान जाने वाली डाक का पैकेट उठाना होता था। पैकेट वसूल करने वाले को उसने कभी नहीं देखा था। अगर उसे ऐसी ही सूरत पेश आई थी तो उसने दी गई हिदायत को नजरअंदाज करके सब कुछ बता दिया था। पाकिस्तान वापसी पर मुझे ये भी बताया गया कि वो अपनी रवानगी से 8-10 रोज बाद वापस आया और सीनियर्स को ये बताया कि डाक का पैकेट उसने मुझे दे दिया था, लेकिन मैंने उसे डाक नहीं दी और कहा कि अगली बार मिलने पर उसे पाकिस्तान जाने वाली डाक दी जाएगी। हालांकि मुझे हुक्म था कि बेशक कोई डाक न हो तो भी पैकेट जरूर भेज दिया जाए, क्योंकि पैकेट के अंदर खुसूसी तौर पर तैयार करदा एक वाटरप्रूफ पैकेट होता था। कोरियर को चूंकि भारतीय बॉर्डर में बनी BRB किस्म की नहर को तैर कर उबूर करना होता था, इसलिए ये खुसूसी वाटरप्रूफ पैकेट तैयार किए गए थे जिन्हें पाकिस्तान भेजना लाजमी था। मेरे साथियों ने मेरी गिरफ्तारी के अगले रोज ही मेरी गिरफ्तारी और जूडो कराटे वाले साथी के जुम्मे के रोज पाकिस्तान भेजे जाने वाली डाक के बच जाने की खबर पाकिस्तान ट्रांसमिट कर दी थी। लिहाजा कोरियर को पाकिस्तान में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने 3-4 रोज अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारने के बाद हथियार डाल दिए और बताया कि उसे हनुमानगढ़ स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। तशद्दुद बर्दाश्त न करते हुए उसने घबराहट में सब कुछ बता दिया, लेकिन इस बात का वो कोई जवाब न दे सका कि वो भारतीय हिरासत से कैसे निकला। पाकिस्तान आकर उसने अपनी गिरफ्तारी को क्यों छुपाया और आइंदा डाक ले जाने के लिए दिन का तयन क्यों किया। इसका मतलब जाहिर था कि वो डिफेक्टर यानी गद्दार है। हमारी कौमी बदकिस्मती है कि आज़ादी के हुसूल के बाद भी हमने अपनी रहबरी के लिए मगरबी ममालिक को ही अपना क़िबला जाना। मैं यहाँ सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि महकमा जासूसी की आला तरबियत के हुसूल के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के अफसरान स्कॉटलैंड में भेजे जाते थे और अक्सर ऐसा होता था कि भारतीय और पाकिस्तानी ज़ेर तरबियत अफसरान इकट्ठे एक ही क्लास में ये तरबियत हासिल करते। साइनाइड भरी दाढ़ इंतहाई तशद्दुद को ना बर्दाश्त कर सकने की सूरत में चबा लेने की तरबियत दोनों ममालिक ने स्कॉटलैंड यार्ड से ही पाई थी और दोनों ममालिक इस आखिरी इकदाम से बखूबी वाकिफ थे। यही वजह थी कि मेरी गिरफ्तारी के बाद सल में तलाशी के बाद सबसे पहले मेरी दाढ़ों को परखा गया था और साइनाइड भरी दाढ़ निकाल ली गई। अब मेरे पास मासिवाय तशद्दुद की इंतहा से मरने के कोई चाराकार न था। मैंने हालात का तज्जिया किया और अपने तज्जिये की रोशनी में कुछ फैसले किए और इस कठिन घड़ी में अल्लाह पाक से इल्तिजा की कि मुझे अपने फैसलों पर कायम रहने की हिम्मत और ताकत अता करे। मेरा फैसला ये था कि अपने इब्तिदाई बयान पर आखिर दम तक कायम रहूं। किसी भी हालत में अपने साथियों, लड़कों और हमदर्दों के नाम उन्हें हरगिज न बताऊं। न भारत में सरअंजाम दिए गए मिशंस के मुताल्लिक कुछ बताऊंगा और न ही उनसे अपना ताल्लुक जाहिर करूंगा। मैंने इब्तिदाई तफ्तीश में अपना सही नाम और अपनी माजी की मुलाजमत के मुताल्लिक सही जवाब इसलिए दिए थे कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत सिर्फ बावर्दी दुश्मन को जो बराए नाम तहफ़्फ़ुज़ात मिलते हैं वो बेवर्दी गिरफ्तार शुदगान पर लागू नहीं होते और न ही कोई मुल्क अपने बेवर्दी जासूसों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें ओन करता है, बल्कि वो गिरफ्तार शुदगान से अपनी कतई लाताल्लुकी जाहिर करते हैं। सिर्फ एक मोहूम सी उम्मीद होती है कि अगर नाम पता वगैरह सही दे दिया जाए तो फिर किसी तीसरे मुल्क के तवस्सुत से दोनों मुल्क ऐसे कैदियों का तबादला करते हैं। ये उम्मीद महज दिल को बहलाने के लिए है, वरना ऐसे कैदियों की गिरफ्तारी की ना तो तशहीर की जाती है और ना ही उन्हें जिंदा या इस काबिल छोड़ा जाता है कि उनका तबादला किया जा सके। सुपर पावर्स का मामला दूसरा है। 1965 की इंडो पाक जंग के दौरान कराची में एक हमला आवर हवाई जहाज
जहाज हिट किया गया जिसे 2 रूसी पायलट उड़ा रहे थे। दोनों पायलट पैराशूट के जरिए बाहिफाजत उतर आए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रेडियो पर उनकी गिरफ्तारी की खबर भी नशर की गई, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही रूसी सिफारत खाना उन्हें सिफारती दबाव से छुड़वा कर ले गया। 1971 की जंग के दौरान भी इंतहाई मुस्तनद जराए ने तस्दीक की थी कि रूस की भारत को दी गई मिसाइल बोट्स का अमला रूसी था। इन मिसाइल बोट्स ने ही हमारे बहरी जंगी जहाज खैबर को निशाना बनाया था। सब कुछ जानते हुए भी उस वक्त की सुपर पावर रूस से हम एहतजाज तक न कर सके। मेरे फैसले का लुब्बे लुबाब ये था कि जब सर पर आन पड़ी है तो पूरी हिम्मत और हौसले से अपने इब्तिदाई मौक़िफ़ पर कायम रहना है और तफ्तीशकारों को उलझाने और उनको उनके मुल्क की ही वो मालूमात देकर जो पाकिस्तान को हमारे भारत में दाखिले से पहले ही मिलकर अब आउटडेटेड हो चुकी थी, उनके तफ्तीश के रुख को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है। तफ्तीश करने वाले भी आखिर इंसान और खताओं से मुबर्रा न थे। मैं चाहता था कि नफ्सियाती तौर पर उन्हें ज़ेर करने की कोशिश करूं। इसकी मिसाल चंद फिक्रों में पेश करता हूं। अगर कोई अजनबी शख्स आपके घर में घुस आए, आप उसे पकड़ लें और घर में बिला इजाजत दाखिल होने की वजह दरियाफ्त करें और जवाब में वो आपको बताए कि आपके घर में तिजोरी किस कमरे में किस अलमारी के पीछे पोशीदा है, संदूकों में बंद कीमती अशिया की तफसील और तालों की चाबियां कहाँ रखी हैं और आपके कितने बच्चे हैं और किन किन औकात में किन किन स्कूलों में जाते हैं, तो आप यकीनन उस शख्स से पुछगिछ को पसे पुश्त डालकर अपने घर, अपनी कीमती अशिया और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक सोचने लग जाएंगे और उस अजनबी शख्स से ये जानना चाहेंगे कि उसे आपके घर और अफराद खाना के मुताल्लिक और किन किन बातों का इल्म है। आपको अपने अब तक किए गए तमाम हिफाजती इक़दाम बेकार और बेमानी दिखाई देंगे और आपकी तवज्जो नए हिफाजती इक़दाम और कीमती अशिया की जगहों की तब्दीली की तरफ मबजूल हो जाएगी। 2 साल से ज्यादा अरसा पहले पाकिस्तान में दौरान तरबियत हमें पाकिस्तानी अफवाज के मुताल्लिक तो कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन भारतीय अफवाज के मुताल्लिक भरपूर और मुफस्सल तफसीलात बताई गई थी। मेरे प्रोग्राम में था कि मैं तफ्तीश के दौरान ये आउटडेटेड मालूमात आहिस्ता आहिस्ता तफ्तीश करने वालों को बताऊंगा और उनकी तवज्जो उनकी अपनी दिफाई अफवाज, उनके दिफाई प्रोग्राम और फौजों की डिप्लॉयमेंट का पाकिस्तान को इल्म होने की तरफ फेर दूंगा। इस तरह मैं 3rd डिग्री टॉर्चर से भी बच जाऊंगा और ताउन की पेशकश के पेश नजर वो शायद मुझे अपने किसी कॉन्टैक्ट को पकड़वाने के लिए बगैर हथकड़ी के शहर में भी ले जाएं, जहां से मैं फरार की कोशिश करूंगा और शायद कामयाब भी हो जाऊं। मैं सिर्फ तशद्दुद से पहले फरार की कोशिश करना चाहता था, वरना तशद्दुद के बाद तो मेरी जिस्मानी हालत ही ऐसी हो जानी थी कि बगैर निगरानों के वो मुझे अगर दिल्ली की किसी सड़क पर छोड़ देते तो मैं सड़क भी क्रॉस न कर सकता। मैंने ज़हनी तौर पर खुद को तशद्दुद बर्दाश्त करने और जबान न खोलने के लिए भी तैयार कर लिया था। इस तैयारी में अपने वतन और उसकी मिट्टी से मोहब्बत के अलावा मेरे अफराद खाना के और उस वक्त मेरे इकलौते बेटे के लिए, जो मेरी रवानगी के वक्त 1 साल का भी न था, बाप के नाम के साथ गद्दार के शर्मनाक इजाफे की बजाय शहीद का बायस सद एहतराम लफ्ज छोड़ने की ख्वाहिश भी थी। वो दिन भी यूं ही गुजर गया। रात 8:30 बजे के करीब 3 चपातियों और दाल पर मुश्तमिल खाना भी आ गया। खाने के बाद मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि आधी रात के करीब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे उस सेल से निकाला गया। मुझे कुछ इल्म न था कि कितने आदमी मेरे हमरा थे। सेल में तो सिर्फ 2 दाखिल हुए थे जिन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। कदमों की चाप से अंदाजा होता था कि 6-7 बंदे थे, जिनमें 2 अफराद की आवाज फौजी बूटों की थी। मुझे तकरीबन 150 कदम चलाया गया। चलने के दौरान 2 मरतबा मुझे रोककर 3-4 मरतबा लट्टू की तरह घुमाया गया। ये अमल यकीनन मुझे समत और फासले का तायुन न कर सकने के लिए किया गया था। बिलाखिर मुझे एक सीढ़ी चढ़कर रोक दिया गया। दरवाजा खुलने की आवाज आई। थोड़ी देर के बाद मुझे एक कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया गया और आंखों से पट्टी हटा दी गई। अब मेरे सामने इब्तिदाई तफ्तीशी टीम के अफराद के अलावा एक और शख्स भी बैठा हुआ था और टेबल के दाएं जानिब भी एक शख्स बैठा था। मेज पर स्पूल वाला टेप रिकॉर्डर पड़ा था जिसका माइक टेबल के दरमियान रखा हुआ था। दाएं जानिब बैठे शख्स के हाथ में कलम और सफेद कागज धरे थे। चंद मिनट की खामोशी के बाद सामने बैठे नए शख्स ने मुझे करख्त लहजे में मुखातिब किया। तुमने मेरी टीम को जो बयान दिया है वो महज बकवास है। ये इनकी गलती थी कि तुम्हें उसी वक्त हकीकत उगलने पर मजबूर नहीं किया। हम दुश्मन के जासूसों की नाज़बरदारियां नहीं करते और ना इस बात की इजाजत देते हैं कि वो अपनी मर्जी से जब चाहें हमें झूठी सच्ची कहानियां सुना दें और हम उस पर यकीन भी कर लें। अब अपने दिमाग में मेरी ये बात अच्छी तरह से बिठा लो कि हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं और इस बात का फैसला मैं करूंगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अगर मुझे जरा सा भी शक पड़ा कि तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो तो उसी लम्हे तुम्हें झूठ बोलने की सजा मिलेगी। ये सजा हमारी शराफत की लाइन के खात्मे के साथ ही जुड़ी हुई है और तुम्हें सिर्फ जहन नशीन करवाने के लिए है कि तुम्हारे सामने अहमक नहीं बैठे हुए जिन्हें तुम बेवकूफ बना सको। नेवर थिंक दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जगलर्स एंड कैन बेफूल देम।
वो चुप हुआ तो मैंने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जो कुछ पहले बताया है और जो कुछ अब बताऊंगा वो बिल्कुल सच है। मेरी गिरफ्तारी से लेकर अब तक मुझे सोचने का खासा मौका मिला है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आपकी टीम के एक रुकन ने मुझे बताया था कि योर गेम इज ओवर और यही हकीकत है और मेरी इसी में भलाई है कि मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूं। मेरी बात खत्म होने पर उसी शख्स ने टेप रिकॉर्डर वाले शख्स को इशारा किया। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। अब तक मुझसे मुखातिब शख्स ने, जो यकीनन उस टीम का लीडर था, मुझे कहा, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने वही बातें दोहरानी शुरू कर दी जो टीम के मेंबरान को पहले ही बता चुका था। जब मैंने ये कहा कि मुझे भारत में सर्वे के लिए भेजा गया था तो लीडर ने मेरी बात काटी और कहा, तुम 2 साल से ज्यादा अरसे तक इस मुल्क में सिर्फ सर्वे करते रहे हो। मेरे हाँ कहने पर लीडर ने हाथ उठाकर 2 उंगलियों से इशारा किया और फौरन ही मेरे सर पर 2 बार इंतहाई जोरदार ज़रब मारी गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरा दिमाग फटने वाला है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक लहीम शहीम शख्स हाथ में लंबा चौड़ा चमड़े का छितर लिए खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पुलिस वाले जुर्म उगलवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीडर ने कहा, अब बताओ किस लिए आए थे? मैंने फिर कहा, सर्वे के लिए। लीडर के इशारे पर फिर मेरे सर को दोबारा तख्ता मश्क बनाया गया। फिर वही सवाल पूछा गया। मैंने फिर वही जवाब दिया और मेरे सर की फिर वही दुर्गत बनी। मैंने भी तहैया किया हुआ था कि चाहे मार मार कर ये मेरे सर को तोड़ दें, मैं अपना बयान हरगिज न बदलूंगा। ऐसी जिल्लत और अजियत से मेरा जिंदगी में कभी पाला न पड़ा था। मुझ पर टॉर्चर का आगाज हो चुका था और मेरे अज़्म में मजीद पुख्तगी आ चुकी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 10-11 बार उसके पूछने पर मैंने वही जवाब दिया और हर बार वही सजा पाई। उसके बाद मेरी आंखों में धुंध छाने लगी। मेरा दिमाग बेजान हो रहा था। कुछ देर मेरे सर पर मुसलसल ज़रबाशी की गई। सर पर मुसलसल चोटें लगने का एहसास कम होते होते बिल्कुल खत्म हो गया। मैं शायद बेहोश हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।